पीपीपी के क्रैश कोर्स डे नंबर 20 में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर नंबर 6 ऑफ पीपीपी, जो कि बेस्ड है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन एंड कैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को। तो बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। यहाँ पे देखिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस बोला जाता है इसे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जर्नी की। तो देखिए, सबसे पहले आरबीआई ने सीटीएस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आरबीआई ये जो सिस्टम है सीटीएस का, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक नए सिस्टम चेक प्रोसेसिंग के लिए है। मतलब अब ट्रेडिशनल तरीके से चेक प्रोसेस नहीं होंगे, सब कुछ डिजिटल होने लगा। फिर 2002 में दोस्तों, 2002 में लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया, मतलब कानूनी अमेंडमेंट लाए गए जिससे इलेक्ट्रॉनिक चेक प्रोसेस को सपोर्ट मिले। उसके बाद दोस्तों सीटीएस जो है ऑपरेशनल हुआ। कब ऑपरेशनल हुआ सीटीएस? आप यहाँ देख सकते हैं कि सीटीएस जो है ये काफ़ी बड़ी बात थी। यह सिस्टम 1 फरवरी 2008 से ऑफिशियली लॉन्च हो गया और चेक क्लियरिंग का तरीका ही बदल गया। तो देखिए, 2002 में लीगल फ्रेमवर्क लाया गया और ऑपरेशनल हुआ 2008 से, यानी 6 साल बाद। और फाइनली दोस्तों MICR बेस्ड प्रोसेसिंग डिसकंटिन्यूड, यानी दोस्तों MICR बेस्ड प्रोसेसिंग को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। यानी पूरा ट्रांजैक्शन जो है, सभी ट्रांजेक्शन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग पर शिफ्ट हो चुका था। तो दोस्तों ऐसे शुरू हुआ था और इस्टेब्लिश हुआ था हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। अब मैं आपको अगले स्लाइड की ओर ले चलता हूँ और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे चेक ट्रंकेशन के प्रोसेस में। ये जो पार्टिकुलर डायग्राम है ना, इसमें सारा, इसको मैं इलस्ट्रेट कर देता हूँ, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, जो लंबा लाइन पढ़ने का जो आपको प्रॉब्लम था वो उसका सॉल्यूशन है ये, क्योंकि आपको चार्ट्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से मेन पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट होते हैं वो आप देख लेंगे एग्जामिनेशन से पहले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चेक ट्रंकेशन का पूरा प्रोसेस, यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है सीटीएस सिस्टम। सबसे पहला स्टेप आता है हमारा चेक ट्रंकेशन इनिशिएशन, यानी जैसे ही कस्टमर चेक डिपॉजिट करता है ट्रंकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद चेक की इमेज पेइंग बैंक तक भेजी जाती है। चेक देखिए लिखा है ना सेकंड पॉइंट में, इमेज ट्रांसमिशन टू द क्लियरिंग हाउस, यानी दोस्तों चेक की जो इमेज है वो पेइंग बैंक तक भेजी जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। अब फिजिकल चेक मूव नहीं करता, सिर्फ उसका इमेज ट्रांसफर होता है। तीसरा स्टेप होता है ट्रंकेटिंग बैंक अपने पास इमेज को रिटेन करता है, यानी इमेज को सिक्योरली स्टोर करता है फॉर रिकॉर्ड्स। कौन? ट्रंकेटिंग बैंक। फिर इमेज जो है क्लियरिंग हाउस तक भेजी जाती है। राइट, मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एक्चुअल सेटलमेंट प्रोसेस होता है क्लियरिंग हाउस, तो क्लियरिंग का पूरा काम अब डिजिटल इमेज के बेसिस पर होता है। और अगले स्टेप में इमेज को फिजिकल चेक का सब्स्टिट्यूट बनाया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए लिखा गया है ना, इमेज सब्स्टिट्यूट फॉर फिजिकल चेक, यानी दोस्तों इमेज को फिजिकल चेक का सब्स्टिट्यूट बनाया जाता है। मतलब फिजिकल चेक की जगह इमेज ही वैलिड प्रूफ के रूप में यूज होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिस्टम में ऑप्शनल डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया जाता है फॉर एडिशनल सिक्योरिटी, ताकि इमेज के साथ कोई टैंपरिंग ना हो। इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो दोस्तों ये था पूरा डिजिटल जर्नी ऑफ अ चेक, जो पहले फिजिकली बैंक के बीच ट्रैवल करता था, अब वो सिर्फ इमेज के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली सेटल होता है। क्या आपको पहले ये प्रोसेस इतना सिंपल लगता था जितना सिंपल अब लग रहा होगा? देखिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हुआ, इमेज क्लियरिंग हाउस को भेजा गया। देखिए, सबसे पहले इमेज जो है पेइंग बैंक को भेजा गया, इमेज जो है ट्रंकेटिंग बैंक रिटेन करता है, फिर इमेज जो है क्लियरिंग हाउस को भेजा जाता है, इमेज सब्स्टिट्यूशन फॉर फिजिकल चेक, एंड फाइनली ऑप्शनल डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन। सो दीज आर द स्टेप। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में अगले स्लाइड में जल्दी चलता हूँ। तो चेक ट्रंकेशन प्रोसेस इन सीटीएस, यह प्रोसेस बैंकिंग के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक ज़बरदस्त एग्जांपल है। सबसे पहले होता है चेक ट्रंकेशन, यानी दोस्तों बैंक या क्लियरिंग हाउस चेक को ट्रंकेट करता है, यानी फिजिकल चेक का सफ़र यहीं समाप्त हो जाता है। इस स्टेज पर चेक होल्डर या ड्रॉर हाँ ठीक है, इस स्टेज पे क्या होता है, चेक होल्डर या ड्रॉर उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद फिर बनता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चेक एक हाई क्वालिटी डिजिटल इमेज क्रिएट होता है। चेक का एक बहुत ही हाई क्वालिटी डिजिटल इमेज क्रिएट होता है, जो आगे के सारे स्टेप में यूज़ किए जाएंगे। फिर आता है हमारा फिजिकल चेक रिटेंशन, यानी ट्रंकेटिंग एंटिटी, यानी जिस बैंक ने ट्रंकेट किया है वो फिजिकल चेक को अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। और फिर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आता है जो कि है ऑप्शनल डिजिटल सिग्नेचर, भी अप्लाई किया जाता है ताकि इमेज टैम्पर प्रूफ बना रहे। बट ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे है फुल्ली फ्लेजेड चेक ट्रंकेशन सिस्टम प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे एक बार और फिर से देख लीजिए जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था कैसे ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखिए, पहले क्या होता है चेक ट्रंकेशन, यानी बैंक या क्लियरिंग हाउस को ट्रंकेट, यहाँ पे बैंक या क्लियरिंग हाउस चेक को ट्रंकेट करता है, यानी फिजिकल चेक का सफ़र यहीं खत्म हो जाता है। इस स्टेज पर चेक होल्डर या ड्रॉर, ये हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रोसेस बताया जा रहा है। पहले आप देखेंगे प्रेजेंटिंग बैंक है, यानी प्रेजेंटिंग बैंक सबसे पहले चेक डेटा और इमेज कैप्चर करता है। ठीक है, फिर जो है कंसोलिडेट चेक डेटा को कंसोलिडेट किया जाता है। राइट, चेक डेटा को कंसोलिडेट किया इन्होंने। फिर फाइल को CHI क्या होता है, क्लियरिंग हाउस इंटरफेस में भेजता है।
ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे वो है सेटलमेंट डिसाइड होता है, ठीक है, सेटलमेंट डिसाइड होता है। उसके बाद क्या होता है, रूट चेक इमेज टू द पेइंग बैंक, यानी जो बैंक पे करेगा इमेज को रूट किया जाता है पेइंग बैंक तक जहाँ पेमेंट प्रोसेस होती है। जो पेइंग बैंक है वो पेमेंट प्रोसेस करता है। और फिर आता है हमारा प्रोसेस पेमेंट। ये यहाँ समझिए, प्रोसेस पेमेंट में क्या है दोस्तों कि बैंक जनरेट करता है रिटर्न फाइल। जो पेइंग बैंक है वो रिटर्न फाइल जनरेट करेगा अगर कोई चेक डिसऑनर हुआ है तो देखिए, बैंक कैन यू ऑल्सो यूज मल्टीपल DEM इन ग्रिड टू फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट चेक प्रेजेंटमेंट फ्रॉम वेरियस सिटीज़, ठीक है। DEM क्या होता है, आजकल बैंक डाटा एक्सचेंज मॉड्यूल का भी यूज़ करते हैं मल्टीपल सिटीज़ में सीमलेस चेक क्लियरिंग के लिए, यानी एक बैंक एक ही सिटी में नहीं बल्कि पूरे ग्रिड सिस्टम में चेक को इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं DEM, डाटा एक्सचेंज मॉड्यूल। मतलब क्या हुआ कि DEM के माध्यम से मल्टीपल सिटीज़ में सीमलेस चेक क्लियरिंग के लिए होता है, यानी एक बैंक एक ही सिटी में नहीं बल्कि पूरे ग्रिड सिस्टम में चेक को इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, जनरेट रिटर्न फाइल। मैंने आपको पहले बताया कि बैंक जनरेट करता है रिटर्न फाइल अगर कोई चेक डिसऑनर हुआ है तो। और फिर आता है कंप्लीट साइकिल रिटर्न। फिर एक देखिए यहाँ एक और लिखा है प्रोसेस फाइल रिटर्न फाइल, यानी दोस्तों प्रोसेस रिटर्न फाइल मतलब कि रिटर्न फाइल को प्रोसेस भी किया जाता है। पहले तो जनरेट किया, फिर उसे हमने प्रोसेस किया, और फिर आता है कंप्लीट रिटर्न साइकिल, यानी दोस्तों चेक वापस भेजना यदि अनपेड हो गया तो ये भी काम होता है, कंप्लीट रिटर्न साइकिल। तो दोस्तों CTS ने बैंकिंग वर्ल्ड में चेक को क्लियर करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। स्पीड भी है, सिक्योरिटी भी है, कन्वीनियंस भी है। यह प्रोसेस आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रेजेंटिंग बैंक ने कैप्चर किया, कंसोलिडेट किया, CHI यानी चेक क्लियरिंग हाउस इंटरफेस को भेजा, वहाँ पे सेटलमेंट को प्रोसेस किया गया, फिर पेइंग बैंक को भेजा। पेइंग बैंक जो है DEM का यूज़ करता है, डेटा एक्सचेंज मॉडल का यूज़ करता है ग्रिड में, ताकि इंडिपेंडेंट चेक को फैसिलिटेट करे। रिटर्न फाइल जनरेट करना, मान लीजिए कि किसी कारणवश रिटर्न हो रहा है तो वो फाइल जनरेट करना, रिटर्न फाइल को प्रोसेस करना और फिर रिटर्न साइकिल को कंप्लीट करना। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा चेक होता है जो डिसऑनर हो गया, किसी कारणवश जो है चेक डिसऑनर हो गया, तो वो रिटर्न फाइल जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम लोग अपने क्रैश कोर्स में ट्राई करते हैं कि आपको चीज़ें सिंपल भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो चेक वाला टॉपिक है ना, यूनिट नंबर 6 ऑफ PPV बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे मान के चलिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन तो हर एक साल आता ही आता है किसी न किसी फॉर्मेट में। तो जो भी मैं आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, कौन क्या करेगा, ठीक है, पेइंग बैंक का क्या रोल है, प्रेजेंटिंग बैंक का क्या रोल है, MI CTS कब आया, किसी तरह का सवाल बन सकता है। तो एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कहीं से भी जनरेट, CHI क्या होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगले स्लाइड की ओर ले चलता हूँ, और जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके सामने है कि चेक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म है, तो देखिए चेक क्लियरिंग और सेटलमेंट का कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे जो बैंकिंग के एक डेली और क्रिटिकल ऑपरेशन है। सबसे पहला स्टेप आता है क्लियरिंग साइकिल इनिशिएशन। यहाँ देखिए लिखा गया है ना, क्लियरिंग साइकिल इनिशिएशन। तो दोस्तों मतलब क्या होता है कि हर दिन सुबह एक नई क्लियरिंग साइकिल स्टार्ट होती है, यानी बैंक अपनी चेक क्लियरिंग की तैयारी करते हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन, यानी दोस्तों प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन। फिर उसके बाद आता है इस स्टेज में बैंक अपने कस्टमर के दिए हुए चेक को क्लियरिंग हाउस में प्रेजेंट करते हैं ताकि प्रोसेस शुरू हो सके। यानी दोस्तों जो प्रेजेंटेशन बैंक है, देखिए एक होता है प्रेजेंटेशन बैंक और एक होता है पेइंग बैंक। तो जो प्रेजेंटेशन बैंक है, जो भी चेक जमा हुआ है कस्टमर का, उसको क्लियरिंग हाउस तक पहुंचाती है, राइट, उसका इमेज जनरेट करती है। पहुंचाने का मतलब यही हुआ कि इमेज जनरेट करना, समझ में आया, उसका इमेज जनरेट करती है, राइट। तो प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन में क्या होता है, बैंक अपने कस्टमर के दिए हुए चेक को क्लियरिंग हाउस से प्रेजेंट करते हैं ताकि प्रोसेस शुरू हो। फिर आता है हमारा नेट पोजीशन डिटर्मिनेशन, मतलब क्लियरिंग हाउस हर बैंक का नेट पोजीशन निकालता है, यानी किस बैंक को कितना पैसा लेना है और किस बैंक को कितना पैसा देना है। यह एक तरह का सेटलमेंट बैलेंस होता है। फिर एक आता है सिंगल सेटलमेंट रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों RBI के रूल के मुताबिक हर बैंक को अपने RBI अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस इंश्योर करना पड़ता है ताकि वो सेटलमेंट स्मूथ हो और कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग ना हो। मतलब RBI के अकाउंट में सभी बैंक का अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर आता है रिटर्न क्लियरिंग सेशन। तो दोस्तों अगर कोई चेक वैलिड रीजन की वजह से क्लियर नहीं होता है तो वो रिटर्न हो जाता है, यानी चेक वापस इशूइंग बैंक को भेज दिया जाता है। तो गाइज ये प्रोसेस पूरा दिन बैंकिंग के पीछे एंड में, बैंकिंग के बैक एंड में चलता रहता है, जिसमें ऑटोमेशन और RBI के स्ट्रिक्ट रूल इंश्योर किए जाते हैं और ये इंश्योर करता है कि पैसा टाइमली और सेफली ट्रांसफर हो। तो देखिए सबसे पहले क्लियरिंग साइकिल इनिशिएशन, प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन, नेट पोजीशन डिटर्मिनेशन, सिंगल सेटलमेंट रिक्वायरमेंट और रिटर्न क्लियरिंग सेशन। ये 5 स्टेप प्रोसेस आप याद रखेंगे। चलिए अब मैं आपको अगले स्लाइड की ओर ले चलता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी टेक्निकल टर्म टफ नहीं यूज कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें समझ में आ जाए। यदि यहीं से कहीं से सवाल पूछ सकता है कि बताओ यहाँ से क्या पूछ लेगा, पहले यहाँ DMI क्या होगा ये पूछे, DEM क्या होता है, डेटा एक्सचेंज मॉड्यूल क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि मल्टीपल बैंक जो है ये DEM के माध्यम से इंडिपेंडेंट चेक प्रेजेंटमेंट फ्रॉम वेरियस सिटीज़ होता है। फिर
पूछेगा कि बताओ पहले क्या प्रोसेस का स्टेप क्या होता है, पहले क्या होगा, तो क्लियरिंग साइकिल इनिशिएशन होगा, प्रेजेंटेशन क्लियरिंग सेशन होगा, नेट पोजीशन डिटर्मिनेशन होगा, सिंगल सेटलमेंट रिक्वायरमेंट होगा, रिटर्न, तो ये इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं इनहांस चेक सिक्योरिटी यूजिंग PKI। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट और मॉडर्न टॉपिक की, चेक सिक्योरिटी इनहांसमेंट यूजिंग PKI एंड यूनिक इंडोर्समेंट। तो दोस्तों आज के ज़माने में जब फ्रॉड और डेटा टेम्परिंग कॉमन है, आपको पता ही होगा कि फ्रॉड कॉमन हो गया है, डेटा टेम्परिंग भी कॉमन हो गया है, राइट। तो आज के ज़माने में जब फ्रॉड और डेटा टेम्परिंग कॉमन है, तो फ्रेंड्स ऐसे समय में चेक प्रोसेसिंग भी काफ़ी एडवांस हो गई है, राइट। चलिए समझते हैं कैसे चेक को और सिक्योर बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा सिक्योरिटी, यहाँ पे यूज होता है एंड टू एंड PKI, यहाँ लिखा है ना एंड टू एंड PKI। PKI का मतलब समझते हैं ना, राइट। तो एंड टू एंड PKI होता है जो कि क्या करता है, टेम्परिंग, डेटा टेम्परिंग से प्रोटेक्शन देता है, मतलब कोई चेक डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, है ना। फिर आता है हमारा यूनिक इंडोर्समेंट। ये क्या होता है, हर चेक पर एक यूनिक आइडेंटिफायर प्रिंट होता है ड्यूरिंग स्कैनिंग, जो चेक को एक तरह से फिंगरप्रिंट देता है, जिसे कहते हैं यूनिक इंडोर्समेंट। जब भी आप स्कैन करते हैं ना, जब भी प्रेजेंटिंग बैंक स्कैन करती है और उसे क्लियरिंग हाउस को भेजती है, तो एक जो है डेटा यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इसको बोलते हैं यूनिक इंडोर्समेंट। और ये जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर एक चेक के लिए यूनिक होता है, ताकि डेटा टेम्परिंग से बचा जा सके, फिर चेक टेम्परिंग से बचा सके। फिर आता है क्लियरिंग स्टाम्प। तो जब चेक क्लियरिंग हाउस में जाता है तो यह स्टाम्प कंफर्म करता है कि सारे प्रायर इंडोर्समेंट को एज पर URR BCH प्रोविजन, राइट, मतलब कि यानी प्रॉपर ट्रेल मेंटेन हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्लियरिंग स्टाम्प का मतलब क्या हुआ कि जब चेक क्लियरिंग हाउस में गया तो ये जो स्टाम्प होता है क्लियरिंग स्टाम्प, ये इंश्योर करता है कि ये कंफर्म करता है कि सारे प्रायर इंडोर्समेंट को, जितना भी पिछले के इंडोर्समेंट हो चुके हैं, सबको ये कंफर्म करेगा, यानी प्रॉपर ट्रायल मेंटेन होना चाहिए, समझ में। उसके बाद आता है गारंटेड क्रेडिट। तो गारंटेड क्रेडिट में क्या होता है कि जैसे ही चेक रियलाइज होगा, पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा विदाउट एनी डिले, इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो देखिए सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी में मैंने क्या बताया आपको, PKI के बारे में बताया, एंड टू एंड PKI होता है, पब्लिक की इंटरफेस कहा जाता है इसको। यूनिक इंडोर्समेंट के बारे में क्या बताया आपको कि हर चेक पे एक यूनिक आइडेंटिफायर प्रिंट होता है ड्यूरिंग स्कैनिंग, जो चेक को एक तरह से फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। और फिर मैंने आपको बताया क्लियरिंग स्टाम्प, यानी दोस्तों URR BCH प्रोविजन के अकॉर्डिंग जब चेक क्लियरिंग हाउस में जाता है तो उसका जितना भी प्रायर इंडोर्समेंट है उसे कंफर्म करना, यह स्टाम्प कंफर्म करता है प्रायर इंडोर्समेंट को। और गारंटेड क्रेडिट में इंश्योर किया जाता है कि जैसे ही चेक रियलाइज हो, पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाए। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो बनता है हमारा सिक्योर चेक प्रोसेसिंग, राइट, जो ओवरऑल सिस्टम को फ्रॉड प्रूफ और फास्ट बनाता है। याद रहेगा आपको ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल होना ताकि आपको चीज़ें आसानी से मिले, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल है वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट वीडियो के लिए आपको हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा। केवल वीडियो ही नहीं, आपको वीडियो के साथ PDF मिलता है, मॉक टेस्ट मिलते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम बनाए हुए हैं जिसमें डेली बेसिस पे हम लोग अपने कंटेंट को अपग्रेड करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं इसमें इनरोल होना तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने कोर्स का लिंक दे रखा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो PPS कंप्लाइंट चेक ही CTS ग्रिड के अंदर क्वालिफाई करता है। मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। अब देखिए थोड़ा PPS के बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप बात करते हैं एक ज़बरदस्त सिस्टम के बारे में जो चेक को और सिक्योर बनाता है, वो होता है PPS। तो देखिए PPS क्या होता है, ये RBI के द्वारा लाया गया 1 जनवरी 2021 को, राइट, चेक सिक्योरिटी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। सिंपल है, बड़े वैल्यू वाले चेक का डिटेल को दोबारा कंफर्म करना ताकि कोई भी फ्रॉड का चांस ना हो। तो यहाँ पे देखिए पर्पस समझ में आ गया। सबमिशन ऑफ चेक डिटेल तीसरा स्टेप आता है। इसमें इसका मतलब क्या होता है, सबमिशन ऑफ चेक डिटेल का मतलब ये होता है कि चेक इशू करने वाला बंदा चेक के डिटेल, डेट, पेई नेम, अमाउंट इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करता है, SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के थ्रू। ईजी है, राइट। मतलब जो भी चेक को सबमिट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिटेल को सबमिट करेगा, जैसे डेट क्या है, पेई नेम क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है। और फिर जो है ड्रॉई बैंक उसे वेरीफाई करता है। देखिए ड्रॉई पेई तो आप जानते ही होंगे ना। तो अब ड्रॉई बैंक इन सभी सबमिटेड डिटेल को क्रॉस चेक करता है बिफोर क्लियरिंग। हर डिटेल की फुल चेकिंग होती है। और फिर एक होता है डिस्क्रिपेंसी हैंडलिंग। अगर कोई गलती या मिसमैच मिलती है तो CTS सिस्टम फ्लैग कर देता है फॉर रिजोल्यूशन। यह सिस्टम फ्रॉड को काफ़ी लिमिट तक रोक देता है। अब एक होता है मैनेजमेंट बाय NPCI। तो लास्ट में इस पूरे सिस्टम को हैंडल करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह मैंडेटरी है 5 लाख और ऊपर के चेक के लिए, और 50,000 के चेक के लिए बैंक इसे ऑप्शनल भी बना सकता है, समझे। तो 5 लाख का जो ऊपर का चेक होता है ना, उसके लिए PPS पॉजिटिव पे सिस्टम मैंडेटरी होता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों कितना सिस्टमेटिक और सिक्योर बन गया है चेक का सफ़र PPS के साथ। अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 2021 में ये लॉन्च हुआ था पॉजिटिव पे सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ, और जो कि है RBI चेक कलेक्शन पॉलिसी ओवरव्यू। दोस्तों आप समझते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, RBI चेक कलेक्शन पॉलिसी का ओवरव्यू क्या है।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपके चेक का सफ़र कैसे स्मूथ और फेयर बनाया जाता है, यह आरबीआई ने काफ़ी स्मार्टली सेट किया है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इमीडिएट क्रेडिट। मतलब क्या हुआ कि जितनी जल्दी हो सके पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाए, मतलब फंड की प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी हो, ना डिले हो, ना कोई टेंशन हो। फिर कलेक्शन टाइम फ्रेम, मतलब आरबीआई ने हर चेक का प्रोसेस होने का एक फिक्स टाइम पीरियड डिफाइन किया है, क्लियर कट डेडलाइन दिया है ताकि प्रोसेसिंग टाइम पे हो। इंटरेस्ट ऑन डिले, अगर बैंक डिले करे पेमेंट में तो आपको उस डिले पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ये पूछा जाता है कि जो हमारा डिले पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस रेट पे मिलता है, तो जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से मिलता है। तो डिले का मतलब पैसा का लॉस होगा, है ना। फिर आता है कॉम्पेंसेशन फॉर डिले। तो यह आरबीआई का रूल है, अगर प्रोसेसिंग में देर हो रही है तो बैंक आपको कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ेगा, फेयर गेम है। पॉलिसी रिक्वायरमेंट, यानी पॉलिसी काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है, राइट, और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, बैंक के डिपॉजिट पॉलिसी के साथ अलाइन होनी चाहिए ताकि टाइमली कलेक्शन हो और कोई लूफुल्स ना हो। और फिर आता है ऑटोमेटिक कॉम्पेंसेशन। तो दोस्तों यह सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, आपको बार बार फॉलोअप नहीं करना पड़ता, बैंक खुद से आपको कॉम्पेंसेट करेगा अगर डिले हुआ तो दोस्तों जब भी आप चेक का यूज़ करें तो यह रूल हमेशा आपके फेवर में है, राइट, चेक का। अब मैं आपको बताता हूँ इंश्योर सिक्योर ट्रांजेक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि आरबीआई गाइडलाइन और अकाउंट पेई चेक। देखिए बेसिकली अकाउंट पेई चेक यदि है तो आरबीआई का क्या गाइडलाइन है। अकाउंट पेई चेक तो समझते ही होंगे, ठीक है। तो यह गाइडलाइन काफ़ी क्रूशियल है सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए। सबसे पहला आता है स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन। सबसे पहले अगर चेक पे अकाउंट पे लिखा है तो वह पैसा सिर्फ उसी इंसान के अकाउंट में जा सकता है जिसका नाम चेक पे लिखा होता है, किसी और को ट्रांसफ़र करना स्ट्रिक्टली मना है। जैसे मान लीजिए कि नाम राम लिखा हुआ है तो राम के ही अकाउंट में जाएगा, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग अकाउंट पे चेक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट होता है लीगल कॉम्प्लाइंस। तो बैंक और कस्टमर का रूल को पालन करना ही पड़ेगा, राइट, ताकि कोई फ्रॉड या मिसयूज ना हो। यह सिस्टम सिक्योर बनाता है आपके ट्रांजैक्शन को। फिर आता है बैंक लायबिलिटी प्रोटेक्शन, और इससे बैंक भी सेफ रहते हैं। अगर रूल्स फॉलो हुए तो बैंक को किसी भी लीगल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, कोई अननेसेसरी लीगल टेंशन नहीं होगा। और एक होता है अल्टरनेटिव हैंडलिंग, मतलब अगर कभी ड्रॉयर या पेई बोले कि पैसा किसी और अकाउंट में भेजना है तो बैंक बोलेगा भाई फ्रेश चेक ले आओ और मैंडेट विड्रॉल लो। बैंक डायरेक्टली नहीं कर सकता है ट्रांसफ़र। तो दोस्तों अकाउंट पे चेक का सिंपल सा मतलब है सिक्योर और ट्रेसेबल पेमेंट, नो शॉर्टकट। तो अगर समझ में आया हो तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा सिक्योर बैंकिंग इज स्मार्ट बैंकिंग, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं कि क्या है कि आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से अगर चेक पे अकाउंट पे लिखा हुआ है तो वो पैसा सिर्फ इंसान के अकाउंट में ही जाएगा जिसके नाम पे चेक लिखा है। लीगल कॉम्प्लाइंस मैंने बताया, बैंक लायबिलिटी प्रोटेक्शन। तो अगर इससे क्या होता है बैंक भी सेफ रहता है, अगर रूल फॉलो हुए तो इससे बैंक किसी भी लीगल प्रॉब्लम से बच सकता है। अल्टरनेटिव हैंडलिंग में क्या बताया कि अगर कभी ड्रॉअर या पेई बोले कि पैसा किसी और के अकाउंट में भेजना है और अकाउंट पेई चेक है तो बैंक बोलेगा भाई पहले प्रेस चेक ले आओ या मैंडेट विड्रॉल लो। समझ में आया? ये है अकाउंट पेई चेक पे आरबीआई का गाइडलाइन। अब मैं आपको अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूँ और अब बात करते हैं पेमेंट सिस्टम को बैंक कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिसेस। तो देखिए सबसे पहले ये 4 की पॉइंट्स हैं जो इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करते हैं। पहले आप देखेंगे रूल की एप्लीकेबिलिटी, यानी जो भी रूल एफिशिएंसी के लिए बनाए गए हैं वो सिर्फ चेक तक ही लिमिटेड नहीं है, ये अप्लाई होते हैं डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक पर भी, मतलब हर जगह सेम डिसिप्लिन मेंटेन करना है। फिर आता है सब मेंबर बैंक। छोटी बैंक या सब मेंबर बैंक अपने स्पॉन्सर बैंक के थ्रू चेक डिपॉजिट करते हैं। स्पॉन्सर बैंक इंश्योर करता है कि पैसा डायरेक्टली पेई के अकाउंट में जाए, कोई बाईपासिंग ना हो। कोऑपरेटिव्स, फिर इसके स्पॉन्सर बैंक ऑपरेशन। तो स्पॉन्सर बैंक का काम सिर्फ चेक लेना नहीं होता है, वो प्रोसेस को मैनेज करता है और मेक श्योर करता है कि पैसा डायरेक्टली पेई के अकाउंट में ही क्रेडिट हो। सिस्टम टाइट है बॉस। और फिर आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चेक कलेक्शन करते हैं बट एक लिमिट है 50,000 तक, याद रखिएगा लिमिट 50,000 तक का इनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेक कलेक्शन का लिमिट है। और तभी करेगी जब फंड एश्योरेंस लिखित मिले, है ना, जब फंड एश्योरेंस लिखित मिलेगा तभी ये करेगी, राइट। तो सेफ्टी का फुल जुगाड़ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चेक कलेक्शन करती है लेकिन एक लिमिट है 50,000 तक का करती है और तभी करेगी जब फंड एश्योरेंस लिखित मिले। तो देखा दोस्तों, बैंकिंग वर्ल्ड में पेमेंट एफिशिएंसी सिर्फ एक टर्म नहीं है, यह पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो स्मूथ और सिक्योर ट्रांजेक्शन का प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आया हो तो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि बैंकिंग एफिशिएंसी रॉक्स।
अब मैं आपको बताता हूँ कि डिलेड कलेक्शन प्रोसेस का इंटरेस्ट कैसे लगता है। जो मेन पॉइंट है आपके बुक से कलेक्ट किए गए हैं, सब कुछ को पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिखाया गया है और तब आपको समझने में आसानी हो। लास्ट समय में आपको रिवाइज करना है तो बस आप इस PDF को देख लीजिए, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए आपको। चलिए बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है इंटरेस्ट ऑन डिलेड कलेक्शन प्रोसेस। मतलब जब कलेक्शन में डिले होता है तो क्या होता है। सबसे पहले डिले हुआ मतलब ये हुआ कि अगर कलेक्शन में कोई डिले होता है तो उसे पहचाना जाता है, यानी सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है कि टाइम पर काम नहीं हुआ है। फिर आता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो अब आप देखिए जो लॉजर का बैंक कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से 2% ज़्यादा, यानी डिले की खर्चा बैंक को बियर करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट है उससे 2% ज़्यादा, मान लीजिए 4% सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है तो उसमें 2% जो 6% हो जाएगा और ये कौन बियर करेगा, बैंक बियर करेगा। फिर टाइम फ्रेम फॉर डिस्पैच, यानी नॉर्मल कंडीशन में बिल को डिस्पैच कर दिया जाता है विद इन द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, यहाँ कोई डिले नहीं होना चाहिए। टाइम पीरियड फॉर प्रेजेंटेशन, यानी दोस्तों जब बिल ड्रॉई के पास पहुंच जाता है तो भी और टाइमली प्रेजेंट होना चाहिए, अगेन विद इन द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। टाइम फ्रेम फॉर रेमिटेंस, जब बिल अब क्या होता है दोस्तों उसके बाद जो पैसा आता है वो जल्दी से लॉजर के बैंक को रेमिट कर दिया जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। और फिर आता है टाइम फ्रेम फॉर क्लियरिंग, और फाइनली पैसा लॉजर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। पूरा प्रोसेस फास्ट होना चाहिए वरना डिले का इंटरेस्ट बैंक के हेड पर आएगा। समझ में। अब मैं आपको चेक इमेजिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए दोस्तों एक टेक सेवी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं चेक इमेजिंग प्रोसेस इन इंडिया। आज का जो डिजिटल ज़माने में चेक भी स्कैन होते हैं होके प्रोसेस होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ इमेज कैप्चर की बात करते हैं। सबसे पहले चेक के 3 तरीके के इमेज लिए जाते हैं। पहला होता है फ्रंट का ग्रे स्केल, फ्रंट का ग्रे स्केल इमेज। फिर दूसरा होता है हमारा फ्रंट का ब्लैक एंड वाइट इमेज और बैक का भी ब्लैक एंड वाइट इमेज। तो ग्रे स्केल इमेज, फ्रंट का ब्लैक एंड वाइट, बैक का भी ब्लैक एंड वाइट। तो ये 3 इमेज मिलकर चेक को डिजिटली प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है इमेज क्वालिटी असेसमेंट। तो अब स्कैनर में क्वालिटी चेक होता है मल्टीपल बार, और इमेज ब्लू या अनक्लियर हो तो फिजिकल चेक मंगवाया जा सकता है। यानी स्कैनर बोलता है भाई ये थोड़ा क्लीन इमेज दो या असली चेक लाओ, है ना, या तो क्लीन इमेज दे दो या असली चेक ला दो। यही होता है इमेज क्वालिटी असेसमेंट। मल्टीपल बार क्वालिटी चेक होता है, और यदि मान लीजिए कुछ अनफेयर मिलता है तो फिर फिजिकल चेक डिमांड करेगा। फिर आता है सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी। तो चेक का इमेज सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिक्योरिटी एश्योरेंस होती है, साथ ही में इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन होती है, और पूरा प्रोसेस जो है PKI यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से इनक्रिप्ट करके सिक्योर किया जाता है। फिर आता है डिजिटल सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। तो सबसे आखिरी स्टेप में प्रेजेंटिंग बैंक उस इमेज को डिजिटली साइन करता है, मतलब बैंक का स्टाम्प ऑफ अप्रूवल मिलता है। अगर इमेज स्टैंडर्ड के हिसाब से ही बनी है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, नहीं बनी है तो, है ना। तो दोस्तों अगली बार जब आप चेक देकर सोचें कि यह कैसे क्लियर होता है तो याद रखिएगा पीछे स्कैनर, सिक्योरिटी, डिजिटल सिग्नेचर की सॉलिड टीम लगी होती है। तो चेक का सफ़र सिर्फ काउंटर तक नहीं है, स्कैनर के अंदर भी होता है, समझे। तो देखिए कैसे कैसे सफ़र होता है। आपने देखा 3 तरह के इमेज कैप्चर किए, इमेज का क्वालिटी असेसमेंट किया गया, फिर कहीं भी डाउट लगा तो फिर उसके आप जो है मंगवा सकते हैं फिजिकल चेक। सिक्योरिटी और डेटा को इंटीग्रिटी रखा गया। PKI होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। डिजिटल साइन, वेरिफिकेशन, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अगले स्लाइड को ले चलता हूं जो कि है काउंटरफीट नोट। तो दोस्तों एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो कैशियर और बैंक स्टाफ के लिए डेली का हेडेक बन सकता है, वो है काउंटरफीट नोट हैंडलिंग। देखिए दोस्तों सबसे पहला आता है एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप काउंटर पे या बल्क टेंडर मतलब एक साथ काफ़ी कैश जमा करते हैं तो वह नोट मशीन से चेक किए जाते हैं। मैनुअल आंखों के का काम नहीं चलेगा, तो मशीन बोलती है फेक है या रियल है। फिर आता है हमारा क्रेडिट पॉलिसी। तो दोस्तों अब मान लीजिए कि मशीन ने बोला कि यह नोट नकली है, तो बैंक बोलेगा कि बॉस नो क्रेडिट फॉर दिस, इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं मिल सकता। मतलब काउंटरफीट नोट मिलेगा तो उसका पैसा क्रेडिट नहीं होता है, सिंपल सा और क्लियर हो, इसको बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी। तीसरा है हैंडलिंग काउंटरफीट। तो दोस्तों अब ऐसे नकली नोट का क्या करें, तो यह नोट स्टाम्प करके इंपाउंड कर दिए जाते हैं, मतलब अलग करके सिक्योर रख लिए जाते हैं ताकि बैंक में बाद में इन्वेस्टिगेशन हो सके। बैंक के पास असली ऐसे नोट्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। और फिर आता है कस्टमर नोटिफिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कस्टमर को बताना। बैंक को एक पब्लिक नोटिस डिस्प्ले करना होता है जिसमें यह क्लियरली लिखा होता है कि काउंटरफीट नोट कैसे हैंडल होंगे, यानी कस्टमर को पहले से ही इन्फॉर्म रखना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी की है। तो दोस्तों नकली नोट का सफ़र यहीं तक, बैंक के अंदर मशीन से लेकर इंपाउंडिंग तक। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंपाउंडिंग नोट को हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग, पहले नोट को जो है सेपरेट रजिस्टर में लॉग आउट किया जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जो है उसे स्टोर किया जाएगा ज्वाइंट कस्टडी में, और एक रिसीट रहेगा, सीरियल नंबर जो है टेंडर को इशू किया जाता है। अब कैसे पुलिस को रिपोर्ट करेंगे काउंटरफीट नोट को, तो सबसे पहला आता है कि आप काउंटरफीट नोट को डिटेक्ट कीजिए,
है ना। जो भी ट्रांजेक्शन में काउंटरफीट नोट हो रहा है उसे डिटेक्ट कीजिए। फिर उसके कितने नंबर है वो पता कीजिए, कितने काउंटरफीट नोट हैं। यदि मान लीजिए 4 है या उससे कम है तो एक मंथली रिपोर्ट दीजिए पुलिस को। यदि 5 है या उससे ज़्यादा काउंटरफीट नोट है तो तुरंत FIR फिल कीजिए पुलिस के पास। और फिर एक जो कॉपी है वो विजिलेंस सेल को भेज दीजिए, है ना। और फिर क्या कीजिए, पुलिस से कंफर्मेशन लीजिए। और यदि पुलिस रिफ्यूज़ करता है तो जो नोडल ऑफिसर हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे रिजॉल्यूशन के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। 4 से कम में आप मंथली रिपोर्ट दीजिए, 5 से ज़्यादा है तो FIR फाइल कीजिए और विजिलेंस सेल को कॉपी भेजिए, राइट। और पुलिस का एक्नॉलेजमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट लेक्चर। इसके अलावा और को कुछ नहीं पढ़ना है, और भी बहुत कुछ दिया हुआ है बुक में, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना पॉइंट मैंने आपको बताया इतना पढ़ लीजिए। और यदि आप क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस क्रैश कोर्स पे। धन्यवाद।